नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम 1992 के उस शेयर बाजार घटनाक्रम की बात करेंगे जिसकी भारतीय वित्तीय इतिहास में बहुत गहरी छाप है। लेकिन ठीक 30 साल बाद एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आया है। हर्षित मेहता की पत्नी ज्योति मेहता ने कुछ ऐसा डेटा और दावे सार्वजनिक किए हैं जो उस स्थापित कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। मतलब जो बातें अब तक सच मानी जाती थीं, उन पर ये दावे सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस डेटा को डिकोड करते हैं। हम इस पूरी जानकारी को इन 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। वादा, धोखा, झूठ, मेरी मदद करो और अंत में आरोप। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन दावों और डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण करना है जो स्रोत में दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से। वादा, एक प्रधानमंत्री का अनुरोध। अब देखिए, यह दावा सच में काफी चौंकाने वाला है। आमतौर पर यही माना जाता है कि 1992 में जो भी हुआ वो एक व्यक्तिगत स्तर पर शुरू हुआ था। लेकिन स्रोत का दावा है कि 1991 के उस भयंकर आर्थिक संकट के समय खुद सरकार ने मदद के लिए हर्षद मेहता से संपर्क किया था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। उस वक्त भारत की हालत इतनी नाजुक थी कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 7 दिन के आयात का ही पैसा बचा था। देश लगभग दिवालिया होने की कगार पर था। अब दावों पर गौर करें तो 3 अप्रैल को हर्षद मेहता दिल्ली पहुंचते हैं, हॉलिडे इन में रुकते हैं और 4 अप्रैल की सुबह उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से 7 रेस कोर्स रोड पर होती है। जाहिर है ये कोई रूटीन मुलाकात तो नहीं थी। इस मुलाकात में असल में क्या बात हुई, इसे लेकर ज्योति मेहता का दावा बिल्कुल सीधा है। उनके अपने शब्दों में कहें तो मेरे पति को बाजारों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था और उनसे ये वादा किया गया था कि ऐसा करने में उन्हें सरकार का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी इस दावे के हिसाब से बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बनाने की आधिकारिक जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। और इस कथित मुलाकात का असर वो इस 130% के आंकड़े से साफ नजर आता है। बाजार ने मानो छलांग लगा दी। कुछ ही महीनों में 1400 पॉइंट से सीधा 2800 पॉइंट। स्रोत बताता है कि यह जबरदस्त उछाल सिर्फ हर्षद मेहता के इंटरव्यूज या बाजार के उत्साह का नतीजा नहीं था। इसमें सरकार के बड़े आर्थिक सुधारों का भी बहुत बड़ा हाथ था, खासकर रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। धोखा, छापें और 1992 का बजट। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन तारीखों का खेल। इन दोनों तारीखों को साथ रखकर देखें तो पूरी टाइमिंग पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। एक तरफ 29 फरवरी 1992 को डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना ऐतिहासिक बजट पेश करते हैं जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। लेकिन ठीक एक दिन पहले की घटना पर नजर डालिए। 28 फरवरी 1992 को हर्षद मेहता के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स के भारी छापे पड़ते हैं। उनके सारे कंप्यूटर, सारे रिकॉर्ड जब्त हो जाते हैं। अब स्रोत यहां एक बड़ा तर्क देता है। जब उनका सारा कामकाज एक दिन पहले ही ठप कर दिया गया था तो बजट वाले दिन बाजार को पंप करने में उनका हाथ कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। स्रोत की माने तो आयकर विभाग के ये छापे 1-2 दिन नहीं, पूरे 90 दिनों तक चले और इस दौरान मेहता परिवार ने 100 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरा, जो उस समय देश में सबसे ज्यादा था। दावों के मुताबिक इतने लंबे और सघन छापों के बावजूद कोई बेहिसाब आय या अनअकाउंटेड इनकम नहीं मिली, लेकिन फिर भी परिवार को अगले 30 सालों तक एक लंबी कानूनी लड़ाई में झोंक दिया गया और उनके खिलाफ 1200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। और अब ये भारी भरकम आंकड़ा देखिए, 2677 करोड़ रुपए। ज्योति मेहता का आरोप है कि यह वो नुकसान है जो तब हुआ जब सरकारी कस्टोडियन ने हड़बड़ाहट में आकर हर्षद मेहता के पोर्टफोलियो की बेहतरीन ब्लू चिप कंपनियों के शेयर बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेच दिए। और यह पैनिक सेलिंग क्यों हुई? महज बैंकों और टैक्स का पैसा चुकाने के लिए। आरोप है कि इस जल्दबाजी ने परिवार को ऐसा वित्तीय नुकसान पहुंचाया जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। चलिए तीसरे अध्याय पर आते हैं। झूठ, वह लेख जिसने सब कुछ बदल दिया। इस पूरी कहानी में मीडिया का रोल बहुत अहम था, खासकर उन वित्तीय आरोपों का जिन्होंने रातों रात बाजार में हड़कंप मचा दिया। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी पत्रकार सुचेता दलाल की इस मशहूर हेडलाइन को ही ले लीजिए। इसमें सीधे तौर पर नाम तो नहीं था, लेकिन बिग बुल लिखकर इशारा एकदम साफ कर दिया गया था। स्रोत के मुताबिक महज इसी एक लेख ने बाजार में दहशत का वो माहौल पैदा किया जिसके बाद मानो ताश के पत्तों की तरह सब कुछ ढहने लगा।
तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तरफ तो मीडिया में यह लेख छप रहा था और दूसरी तरफ एसबीआई के खुद के चेयरमैन का यह आधिकारिक बयान आया था। चेयरमैन ने साफ साफ कहा था कि सुलह की समस्या सुलझ चुकी है और कोई पैसा बकाया नहीं है। बिल्कुल यही दावा ज्योति मेहता का भी है। उनका कहना है कि 616 करोड़ रुपए की जो भी रकम थी वो उस लेख के पब्लिश होने से बहुत पहले यानी 11 अप्रैल को ही क्लियर कर दी गई थी। अब बात करते हैं चौथे अध्याय की, जो थोड़ा संवेदनशील है। मेरी मदद करो, हिरासत में जानलेवा लापरवाही। यह हिस्सा वाकई काफी विचलित करने वाला है। इसमें उन 54 दिनों का जिक्र है जो हर्षद मेहता ने सीबीआई की हिरासत में बिताए और खासकर उनकी जिंदगी की उस आखिरी शाम का। आइए इस घटनाक्रम को थोड़ा करीब से समझते हैं। शाम 7 बजे उन्हें सीने में तेज दर्द होता है और वो मदद मांगते हैं। उनके पास सिर्फ अपनी पत्नी की दी हुई एक इमरजेंसी किट थी जिसमें सॉर्बिट्रेट दवा थी। उसी दवा के सहारे वो कुछ घंटे तक किसी तरह टिके रहे। आरोप यह है कि इस दौरान भयानक मेडिकल लापरवाही बरती गई। रात के 11 बज गए तब जाकर उन्हें अस्पताल ले जाने की इजाजत मिली और हैरानी की बात देखिए, कोई गाड़ी तक नहीं दी गई, उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ा। रात 11:10 पर जैसे ही वो ठाणे अस्पताल पहुंचे वो कोलैप्स हो गए और उनका निधन हो गया। आखिर में आते हैं हमारे 5वें और अंतिम अध्याय पर, आरोप निवेश पोर्टफोलियो का प्रमाण। इतने सालों से एक आम धारणा यही बनी हुई है कि ये पूरा का पूरा वाकया महज एक बुलबुला था। माना जाता था कि सारा पैसा कचरा शेयरों में हेर फेर करके बनाया गया था, लेकिन ये नया डेटा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। जरा फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की इस परिभाषा पर गौर कीजिए। ज्योति मेहता का कहना है कि बाजार में यूं ही आंख मूंद कर पैसे नहीं लगाए गए थे। उनका दावा है कि लंबी अवधि की ग्रोथ और मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को चुनने के लिए सीए और एमबीए एक्सपर्ट्स की बाकायदा एक पूरी टीम काम करती थी जो बहुत डीप रिसर्च करती थी। और ये बात इन आंकड़ों से काफ़ी हद तक साफ भी होती है। इसमें परिवार की 2 सदस्यों रीना मेहता और रसीला मेहता के पोर्टफोलियो की वैल्यू दी गई है। देखिए कि समय के साथ ये कितनी तेज़ी से बढ़ी। 2003 में जो वैल्यू करीब 42 और 48 करोड़ थी वो 2011 तक आते आते 350 और 413 करोड़ को पार कर गई। स्रोत का तर्क है कि ये ज़बरदस्त ग्रोथ इस बात का पक्का सबूत है कि निवेश हवाई नहीं था, बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स वाली अच्छी कंपनियों में किया गया था। इस पूरे स्रोत में एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पहलू की तरफ भी इशारा किया गया है, बलि का बकरा बनाने की मानसिकता। बाजार का ना एक अलिखित नियम सा बन गया है। जब तक निवेशकों की जेब भर रही थी तब तक सब खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही बाजार धड़ाम हुआ पूरी की पूरी गलती सिर्फ एक ही इंसान के सिर मर दी गई। स्रोत का सीधा सा दावा है कि बड़ी संस्थाओं, मीडिया और निवेशकों ने एक बहुत बड़े सिस्टम के फेलियर को छुपाने के लिए बहुत ही आसानी से एक व्यक्ति को बलि का बकरा बना दिया। और यही बात हमें इस बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये सारा नया डेटा 1992 के उस ऐतिहासिक क्रैश की कहानी को पूरी तरह से पलट देता है, या फिर सच एक मास्टरमाइंड और बलि के बकरे के इन 2 छोरों के बीच कहीं गहराई में दबा हुआ है। इन दावों ने निश्चित रूप से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी एक तरफा कहानी पर आंख मूंद कर यकीन करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद इस पर विचार जरूर कीजिएगा, तथ्यों को परखते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।